हेलो स्टूडेंट, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर राजेश कुमार मीना, सोशलॉजी डिपार्टमेंट से। आज का जो ये वीडियो है वो एमए प्रीवियस के 5th पेपर से संबंधित है। टॉपिक है आपका संघर्ष सिद्धांत। आज मैं आपको संघर्ष का अर्थ व इसकी विशेषताएं समझाऊंगा और संघर्ष सिद्धांत का उद्गम के विषय में बताऊंगा। संघर्ष सिद्धांत वेताओं ने जो अपने विचार प्रकट करे वो प्रकार्यवादियों के एकदम विपरीत विचारधारा रखने वालों ने सबने संघर्ष सिद्धांत को विकसित करने में काफ़ी अहम भूमिका निभाई है। 1950 व 60 के दशक में समाजशास्त्र में विशेषकर पार्सन्स ने सामाजिक यथार्थ में संघर्ष के अस्तित्व को अनदेखा कर दिया था। इन्होंने सामाजिक जो व्यवस्था है उसमें सर्वसम्मति व व्यवस्थित स्वरूप को उन्होंने स्वीकारा था, लेकिन संघर्ष सिद्धांत वेताओं ने जो समाज की जो व्यवस्था है उसमें काफ़ी खामियां देखी और अंदर लोगों के बीच में विभिन्न प्रकार के जो संघर्ष हैं उनको उन्होंने समाज के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की। डेविड लॉकवुड ने सबसे पहले पार्सन्स की जो व्यवस्था थी, संतुलन की जो व्यवस्था उन्होंने जो बताई थी, समाज में सर्वसम्मति व संतुलन होता है, उसका उन्होंने विरोध करा। लॉकवुड ने अपने तर्क में उन्होंने कहा कि समाज में व्यक्ति और समूह के भिन्न भिन्न हित हैं, स्वार्थ हैं और उपलब्ध संसाधन बहुत थोड़े हैं। प्रत्येक व्यक्ति और समूह इन सीमित संसाधनों का अधिकतम भाग अपने हिस्से में करना चाहते हैं। अतः समाज में संघर्ष अपरिहार्य है। मतलब ऐसा कोई समाज नहीं हो सकता कि जहाँ संघर्ष नहीं हो। तो लॉकवुड ने तर्क दिया, उनका तर्क एकदम उचित था कि समाज में व्यक्ति और समूह होते हैं और इनके हित भी भिन्न भिन्न होते हैं और स्वार्थ भी होता है शक्ति के बंटवारे को लेके, और उपलब्ध जो संसाधन है हमारे समाज में वो सीमित है और इन संसाधनों और शक्ति और अपने हितों को लेके समाज में संघर्ष देखने को मिलता है। सामान्यतः साधारण भाषा में मैं आपको समझाना चाहूँगा कि दो व्यक्तियों के बीच में भी संघर्ष हो सकता है, किसी विषय वस्तु को लेकर या किसी प्रकार के लड़ाई झगड़े को लेकर। दो समूहों के बीच में संघर्ष हो सकता है। इस प्रकार का संघर्ष आपने सांप्रदायिक झगड़े देखे होंगे। और दो राष्ट्रों के बीच में भी संघर्ष होता है। अलग अलग विचारधारा वाले राष्ट्र होते हैं, अपने स्वार्थों को लेकर, अपनी सीमाओं को लेकर संघर्ष करते हैं। पार्सन्स जो ऐसा नहीं है कि पार्सन्स ने कहीं संघर्ष की उन्होंने अनदेखा करा हो या उन्होंने उसको बिल्कुल प्रस्तुत नहीं करा हो, लेकिन पार्सन्स ने जो व्यवस्था की जो आवश्यकताएं होती है या समस्याओं का जो मॉडल उन्होंने लेटेंसी को स्थान दिया था, वह ये मानकर चलते हैं कि व्यवस्था में संघर्ष तो अवश्य आएगा, लेकिन इसका निदान खोजना व्यवस्था का अपना कार्य है। वो कहते हैं कि संघर्ष तो होता है सामाजिक व्यवस्था में, लेकिन इसका निदान भी स्वयं व्यवस्था के अंदर ही निहित होता है। ऐसा अपन अगर उदाहरण देखें तो आपने देखा होगा कि आदिवासी समाज में किसी प्रकार की अगर कोई व्यक्ति विस्तृत व्यवहार कर देता है तो शराब के तो वो समाज के द्वारा ही उस पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं और जो समाज का जो सिस्टम है उसके अनुसार उसको दंड दिया जाता है। ऐसे जाति के नियमों को कोई तोड़ता है तो भारतीय संविधान में मतलब नीति निर्देशक तत्वों में जाति व्यवस्था को कोई स्थान नहीं दिया गया है। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें जाति व्यवस्था को कोई स्थान नहीं दिया है, लेकिन वहीं जाति आज आधुनिक भारत में भी अपने अस्तित्व को बनाए
रखी हुई है। अगर हम पार्सन्स की विचारधारा को देखें तो समाज की जो व्यवस्था है उसके अंदर ही ऐसे तत्व निहित है कि जो अगर इस प्रकार की किसी प्रकार की समस्या संघर्ष की समस्या अगर उत्पन्न होती है तो उनका निदान वो स्वयं ढूंढ लेते हैं। लेकिन इसके विपरीत जो संघर्ष सिद्धांत वेता है वो टॉलस्टॉय पार्सन्स की इस विचारधारा को स्वीकार नहीं करते। वास्तव में प्रकारवादी और संघर्ष सिद्धांतवेता अलग अलग संदर्भ या नज़रिए से समाज को देखते हैं, क्योंकि जो प्रकारवादी है समाज को ये मान के चलते हैं समाज की जो व्यवस्था है वह बहुत अच्छी है, उसमें किसी प्रकार का कोई संघर्ष नहीं है और वो व्यवस्थित है। लेकिन संघर्ष सिद्धांतवेता कहते हैं कि जो ये व्यवस्था आपको दिख रही है बहुत अच्छी है, लेकिन इसके अंदर विभिन्न प्रकार के लोगों के हित हैं, स्वार्थ है और उनको लेकर संघर्ष होता रहता है। प्रकारवादी सिद्धांतवेताओं को व्यवस्था या सर्वसम्मति और संघर्ष सिद्धांतवेताओं को संघर्ष के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखाई देता। जहाँ प्रकारवादी सिद्धांतवेता है वो व्यवस्था और सर्वसम्मति की बात करते हैं सामाजिक व्यवस्था के लिए, लेकिन संघर्ष सिद्धांतवेता उनको संघर्ष के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता समाज में। संघर्ष के प्रति संघर्ष सिद्धांतवेता की 3 मान्यताएं हैं जिसके कारण समाज में संघर्ष उत्पन्न होता है। व्यक्तिगत हित और स्वार्थ होते हैं समाज में। दूसरी उनकी मान्यता है शक्ति का बंटवारा, शक्ति निश्चित होती है, हर व्यक्ति अधिकतम शक्ति को प्राप्त करना चाहता है। और तीसरा है मूल्य और विचारधारा को लेके भी संघर्ष देखने को मिलता है। जैसे आपने देखा होगा अलग अलग देश हैं विश्व में, वो विकसित देशों के लिए जैसे कि उनकी विचारधारा है पूंजीवाद और हथियार, अधिक से अधिक हथियारों में वो अपने आप को सक्षम करना चाहते हैं, पूंजीवाद का प्रसार करना चाहते हैं जिसके आधार पर अधिक से अधिक प्रभावशाली बन सके, उनकी ये विचारधारा। तो इस विचारधारा को लेकर समय समय पर संघर्ष विश्व स्तर पर या राष्ट्रों के बीच में देखने को मिलता है। तो संघर्ष के प्रति सिद्धांतवेता की 3 मान्यता हैं कि संघर्ष किस कारण से उत्पन्न होता है। व्यक्तिगत हित और स्वार्थ के कारण उत्पन्न होता है, शक्ति के असमान बंटवारे के कारण उत्पन्न होता है और मूल्य और विचारधारा के विपरीत होने के कारण समाज में संघर्ष होता है। संघर्ष किसे कहते हैं? इरविंग जैटलिन ने संघर्ष की जो व्याख्या करते हैं उन्होंने सामाजिक संघर्ष की व्याख्या करते हुए कहा है कि सामान्यतः संघर्ष अंतर्वैयक्तिक असहमति और झगड़ों के कारण होता है। मतलब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में अगर किसी विषय को लेकर असहमति है और झगड़ा अगर होता है तो हम उस संघर्ष इसी कारण से होता है, असहमति या झगड़ों के कारण होता है। ये ही अंतर्वैयक्तिक झगड़े वर्ग संघर्ष का रूप ले लेते हैं। इरविंग जैटलिन कहते हैं कि यही अंतर्वैयक्तिक असहमति और झगड़े ही वर्ग संघर्ष का रूप ले लेते हैं और इन्हें ही अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा और युद्ध में देखा जा सकता है। दूसरी जो व्याख्या करी है संघर्ष की, कोजर ने संघर्ष को एक ऐसा प्रयास मानते हैं जिसमें व्यक्ति मूल्यों, सीमित संसाधनों और शक्ति को प्राप्त करने के लिए विरोधी पर अपना दावा प्रस्तुत करता है। मतलब कोजर संघर्ष को एक ऐसा प्रयास मानते हैं जिसमें व्यक्ति मूल्यों को प्राप्त कर, सीमित संसाधनों और शक्ति को प्राप्त करने के लिए विरोधी पर अपना दावा प्रस्तुत करता है और इस प्रयास में प्रतिद्वंदियों को चोट पहुंचाता है या उन्हें समाप्त कर देता है। तो कोजर की इस परिभाषा से कोई असहमत नहीं हो सकते। ये वास्तविकता भी है। आज के समय में आप देखते हो 2 देशों के बीच में या 2 समूहों के बीच में, लेकिन कोजर का उद्देश्य संघर्ष की परिभाषा देने में कुछ और ही है। वह संघर्ष के दुष्परिणामों पर जोर देने की अपेक्षा संघर्ष के प्रकारों या उससे होने वाले लाभ पर भी अपना ध्यान आकर्षित करते हैं। आपने देखा होगा जब 2 देशों के बीच में संघर्ष होता है तो देश की आंतरिक जो सुदृढ़ता है वो काफ़ी मजबूत हो जाती है। इसलिए कोजर मतलब संघर्ष के साथ में सामाजिक शब्द को जोड़ देते हैं और इनकी व्याख्या सामाजिक संघर्ष की तरह करते हैं। अगली जो स्लाइड है वो संघर्ष सिद्धांत की विशेषताएं। संघर्ष सिद्धांत की क्या क्या विशेषताएं हैं?
आपने मान्यताओं को देखा, इनकी संघर्ष की जो व्याख्या करी है उनको देखा है, परिभाषा को देखा है, उसी के आधार पर इसकी विशेषताएं तैयार होती है। प्रथम विशेषता है समाज में केवल साम्य अवस्था नहीं है। संघर्ष सिद्धांतवेत्ता ये मानते हैं कि समाज में सर्वसम्मति व एकीकृत और सहजातीय है। ये कौन मानते हैं? ये मानते हैं प्रकार्यवादी, लेकिन इसको संघर्ष सिद्धांतवेत्ता अस्वीकार करते हैं। वो कहते हैं समाज में अव्यवस्था व्याप्त है, समाज में संघर्ष और दबाव भी होते हैं और तनाव और विद्रोह भी होते हैं। अतः यदि कोई समाज है तो उसमें संघर्ष अवश्य होगा, संघर्ष सिद्धांतवेत्ता मानते हैं। दूसरी विशेषता है समाज और उसके विभिन्न अंगों में बराबर परिवर्तन होता रहता है। संघर्ष सिद्धांतवेत्ता ये कहते हैं कि समाज स्थिर नहीं है, उसमें परिवर्तन होता रहता है और परिवर्तन का जो कारण है वो संघर्ष ही है, उसी के कारण समाज में परिवर्तन होता है। समाज जड़ नहीं है, इसकी सदस्यता जीवित व्यक्तियों की होती है। इससे आगे समाज के कई भाग होते हैं, अर्थव्यवस्था, राजनीति, कानून, शिक्षा आदि। ये सब भाग किसी न किसी तरह बदलते रहते हैं और एक भाग में जब परिवर्तन होता है तो दूसरे भाग में भी भाग इससे प्रभावित होता है और यही संघर्ष का उद्गम करता है और इसी से सामाजिक परिवर्तन होता है। सामाजिक परिवर्तन व संघर्ष की एक जोड़ी है जो कदम मिलाकर चलती है। जब संघर्ष होता है तो समाज में परिवर्तन देखने को मिलता है। इनका कहना मतलब कि समाज के जो व्यवस्था है, सिस्टम है, उसके अंगों में परिवर्तन होता रहता है और अगर एक अंग में परिवर्तन होता है तो दूसरा अंग भी उससे प्रभावित होता है। अगली विशेषता है समाज की रचना में संघर्ष अंतर्निहित है, कि समाज बना ही ऐसा है कि उसके अंदर संघर्ष अंतर्निहित है। समाज की संरचना ही ऐसी होती है जिसमें व्यक्तियों और समूह में विभिन्न स्वार्थ और हित होते हैं। व्यक्ति और समूह अपने हितों की पूर्ति के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संघर्ष करते रहते हैं। समाज की संरचना ही ऐसी है कि उसमें व्यक्तियों के स्वार्थ और हित छिपे रहते हैं और इनको प्राप्त करने के लिए वो संघर्ष करते हैं। फोर्थ इसकी विशेषता है समाज में संघर्ष आंतरिक या बाह्य प्रक्रियाओं के कारण होता है। आपने देखा होगा समाज में या तो संघर्ष आंतरिक होता है या बाह्य प्रक्रियाओं के कारण होता है। अगर आंतरिक हम संघर्ष का उदाहरण देखें तो जब स्त्रियों में शिक्षा की वृद्धि हुई, वो अपनी अधिकारों के प्रति जागरूक हुई, उन्होंने मांग रखी। आज नारी आंदोलन का जो स्वरूप देखते हैं वह व्यवस्था या समाज का आंतरिक संघर्ष है। ऐसी आंतरिक संघर्ष हमें देश में सैकड़ों की तादाद में देखने को मिलते हैं, जैसे सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, विद्यार्थी और श्रम संघ आंदोलन आदि आंतरिक संघर्ष के उदाहरण हैं। तो संघर्ष आंतरिक भी होता है और बाह्य भी होता है। जब वो किसी दूसरे देश से हमारा किसी प्रकार का युद्ध होता है तो उसको हम बाह्य संघर्ष कहते हैं। विकास जनित संघर्ष एक नए प्रकार का संघर्ष तीसरी दुनिया के देशों में देखने को मिलता है। जब किसी परंपरागत देश में विकास कार्यक्रम पैदा होते हैं तब मूल्य और तकनीकी का संघर्ष उत्पन्न होता है। आपने देखा होगा कि जब कोई परंपरागत देश है, अगर वो किसी प्रकार से डेवलपमेंट करना चाहता है, विकास करना चाहता है, तो दूसरा जो विकसित देश है वो उसको करने नहीं देता और बाधाएं उत्पन्न करता है। तो ये संघर्ष होता है, मूल्य व तकनीकी को लेकर संघर्ष देखने को मिलता है। 6 जो इसकी विशेषता है, संघर्ष लाभदायक भी होता है। ऐसा नहीं कि संघर्ष हरदम हानि पैदा करता है, संघर्ष से लाभ भी होता है। कोजर और इसकी परंपरा के विचारकों का आग्रह है कि संघर्ष हमेशा समाज के लिए हानिकारक नहीं होता। जब एक समाज दूसरे समाज के साथ संघर्ष में होता है तो समाज की सुदृढ़ता बढ़ती है। आपने देखा होगा जब हम दूसरे देश से किसी प्रकार का युद्ध हो जाता है तो भारत में एक एकता की भावना, एक यूनिटी की भावना, वह सब में आपस में सब हम धर्म, जाति, संप्रदाय सबको भूलकर हम एक देश के वासी, ये भावना हमारे में उत्पन्न होती है। इसी चीज़ को कोजर बताना चाहते हैं कि संघर्ष प्रकार्य दृष्टि से वो देखते हैं कि संघर्ष के कारण आंतरिक सुदृढ़ता बढ़ती है। कोई एक तकनीकी समाज के कुछ वर्गों के लिए संघर्षपूर्ण होती है जबकि दूसरों के लिए हानिकारक।
जब कंप्यूटर व्यवस्था व्यापार व सरकारी कार्यालयों में आने लगी तो इसके परिणाम स्वरूप कर्मचारियों बेरोजगारी को लेकर संघर्ष की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। तो मतलब लाभकारी भी है और हानिकारक भी है संघर्ष, लेकिन ऐसा नहीं कि हानिकारक है, संघर्ष लाभकारी भी होता है। प्रक्रियावादी संघर्ष को हानिकारक ही मानते हैं। 7 जो इसकी विशेषता, संघर्ष न्यूनतम शक्ति के बंटवारे में निहित है। मतलब जो शक्ति है उसके बंटवारे को लेकर ही संघर्ष होता है। कुछ सिद्धांतवेत्ता संघर्ष का प्रभावी लक्षण शक्ति के बंटवारे को मानते हैं। शक्ति वह प्रभाव है जिसके कारण दूसरे के व्यवहार को बदला जाता है। शक्ति क्या है? वह प्रभाव है जिससे दूसरे के व्यवहार को बदला जाता है। शक्ति के कई स्वरूप है, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, क्षेत्रीय आदि। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास अधिकतम शक्ति हो। शक्ति का केंद्रीकरण संघर्ष को जन्म देता है। प्रबंधक यह चाहता है कि अधिकतम शक्ति उसके हाथ में रहे, जबकि श्रमिक संघ अधिकतम शक्ति अपनी झोली में चाहते हैं। इस तरह का शक्ति संघर्ष औद्योगिक और आधुनिक समाजों में सामान्यतः देखने को मिलता है। लास्ट जो इसकी विशेषता है, प्राधिकार संबंधों को लेकर भी संघर्ष होता है। डेंड्रॉफ जैसे संघर्ष सिद्धांतवेत्ताओं ने परंपरागत वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को संशोधित किया है। उनका तर्क है कि आजकल की पूंजीवादी व्यवस्था वास्तव में कॉरपोरेट अर्थव्यवस्था है। समष्टिगत समाजों में व्यक्तियों के संबंध प्राधिकार संबंध, ऑथोरिटी रिलेशंस होते हैं। इन समाजों में संघर्ष का लक्षण शक्ति और प्राधिकार पर आधारित होता है। सभी संघर्ष एक जैसे नहीं होते। परिवार के स्तर पर संपत्ति के बंटवारे को लेकर संघर्ष होता है। कारखानों में मालिक व मजदूरों का संघर्ष होता है। समाज में विभिन्न धर्मावलंबियों में संघर्ष होता है। राजनीति में विभिन्न दलों में संघर्ष होता है और प्रत्येक स्थिति में संघर्ष का स्वरूप भिन्न होता है। यह भिन्नता ही संघर्ष के लक्षणों को बताती है। आखिर संघर्ष है, चाहे वह इसका कोई भी स्वरूप हो, लेकिन जब संघर्ष होता है तब प्रतिद्वंदी व्यक्तियों या समूहों से आपस में तनाव करता है, खून खराबा होता है। संघर्ष का यदि एक पहलू भयावह है, वह हिंसात्मक है, तो कोजर जैसे विद्वान कहते हैं कि इसके दूसरे पहलू में संघर्ष की प्रक्रिया सकारात्मक भी होती है। समाज को एक सूत्र में जोड़ने का कार्य भी संघर्ष करता है। धन्यवाद। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आगे मैं संघर्ष सिद्धांत अलग अलग समाजशास्त्रियों के कार्ल मार्क्स, डेंड्रॉफ, कोजर के वो अगले वीडियो में प्रस्तुत करूँगा।